नमस्कार मित्रों, आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारी संस्कृत की क्लासें लगातार चल रही हैं। आज आपको यहाँ पर हम अगली क्लास लेकर आए हैं। मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको संधि के बारे में बताया था। दोस्तों, संधि का टॉपिक हमारा चल रहा है और संधि का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दोस्तों, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के लिए करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड के लिए करो, मेरा यहाँ पर जो उद्देश्य है वो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को लेकर के। ठीक है, दोनों के जो हमारे साथी हैं वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, दोनों को निश्चित रूप से फायदा होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं संधि के भेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। संधि के भेद से संबंधित एक प्रश्न आता है, उसमें कई प्रकार के हमारे दिमाग में प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि भाई संधि के भेद 3 होते हैं कि 5 होते हैं, 3 होते हैं तो कौन से हैं, 5 में कौन से 2 और एक्स्ट्रा शामिल किए गए हैं। ऐसे कुछ प्रश्न हैं तो उनको मैं यहाँ पर रखूंगा और पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि भेदाः हम आज बात टॉपिक डालेंगे। आप संधि भेदाः ये हमारा टॉपिक रहेगा। संधि के भेदों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसके जो मुख्य रूप से यदि प्रश्न आता है सीधा सा, जैसे प्रश्न की प्रकृति बता रहा हूं मैं आपको। प्रश्न आया संधि भेदाः कति, संधि के कितने भेद हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक ये सिंपल सा प्रश्न है हमारा कि संधि भेदाः कति, संधि के कितने भेद हैं। अब यहां पर सामान्य प्रश्न है ये, तो यहां पर इस स्थिति में आपको 3 भेद बताने हैं, क्योंकि संधि के 3 भेद होते हैं। हम लघु सिद्धांत की बात करें, सबसे पहले मैं बता रहा हूं, चलो एक बार दोनों को बता दूंगा मैं। तो यहां पर भेद से संबंधित हम बात करते हैं, लघु सिद्धांत के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और किस तरह से हमारा प्रश्न बदल जाता है, उसकी प्रकृति बदलते ही आपका आंसर बदल जाएगा। संधि के भेद मैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बता रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार एक भेद होता है हमारा स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। दूसरा भेद होता है हमारा व्यंजन संधि और तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। ये 3 भेद हैं मित्रों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये जो हम बता रहे हैं ये है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। यदि प्रश्न आता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि भेद कितने हैं, तब तो बिल्कुल साफ सुथरा हमारा प्रश्न है। जवाब में आपको लिखना होगा 3। ठीक है, 3 भेद हैं, ये हमारा जवाब हो जाएगा। यदि प्रश्न आता है कि वरदराज आचार्य जी के अनुसार संधि भेद कितने हैं, वरदराजाचार्य के अनुसार संधि भेद कितने हैं, यह भी प्रश्न आपका बन सकता है। वरदराज आचार्य जी के अनुसार संधि भेद कितने हैं, यह प्रश्न भी यहां पर बन सकता है मित्रों। तो यदि यह प्रश्न बनता है तब भी आपका यहां पर जो जवाब होगा वो 3 ही होगा, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है वरदराज आचार्य जी। लघु सिद्धांत कौमुदी किनकी है? वरदराज आचार्य जी की है। तो ये तो हो गया हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको पता है स्वर का एक दूसरा नाम और हमने बताया था। क्या बताया था बताइए? तो स्वर को हम कहते हैं अच। क्या कहते हैं? अच। स्वर को हम कहते हैं अच। तो इसका मतलब इसको हम अच संधि भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अच संधि भी इसको हम कह सकते हैं। अच मैं बताऊंगा कि अच का मतलब क्या होता है। अच का मतलब होता है आपके सारे के सारे स्वर। कितने स्वर होते हैं? अब स्वर के बारे में भी आपको हमने बताया था अलग अलग। यदि हमारा माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यदि प्रश्न पूछा जाता है तब तो सिंपल है कि 9 स्वर हमारे होंगे। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये हमारे स्वर हैं। ठीक है,
तो ये हमारा अच हो गया। तो अच संधि इसका नाम है। यहां पर हम व्यंजन संधि का एक दूसरा नाम और हम यहां पर कह सकते हैं। बताइए क्या होगा मित्रों, हमने आपको बता दिया है पहले से ही, इसको हम कह सकते हैं हल संधि। क्या कह सकते हैं इसको? हल संधि। इसको हम कह सकते हैं हल संधि, यानी कि इसको हम हल कह सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसका दूसरा नाम हो जाएगा हल संधि। यहां पर हो जाएगा अच संधि, इसका नाम हल संधि, और विसर्ग संधि को हम विसर्ग संधि ही कहेंगे। तो ये तीन भेद हो जाते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी कार वरदराज आचार्य जी के द्वारा। अब देखो यहां पर स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, ये मैं बताऊंगा अलग से, लेकिन अभी फिलहाल में हम संधि भेद की बात कर रहे हैं। तो एक तो हो गया लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार क्लियर है सबके, तीन भेद होंगे आपके, तीन के नाम आपको बता दिए हैं हमने। अब इसके बाद में आपने 5 भेद भी पढ़े होंगे। तो अब मैं दूसरा यहां पर बता रहा हूं, ये तो आप इसको दिमाग में रखिए। अब यहां पर मैं बता रहा हूं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यदि प्रश्न की प्रकृति बदल जाती है मित्रों, देखिए हमने कहा कि देखिए अभी हमने आपको बता दिए कि तीन भेद किस तरह से होते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अब वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन हैं बताइए? भट्टोजी दीक्षित। तो हम कह सकते हैं कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि के भेद कितने होते हैं, ये हमारा प्रश्न हो गया। अब इसको अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि भेद कितने हैं, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि भेद कितने हैं, बात एक ही है ऐसे। तो यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा 5 प्रकार हैं। इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी में सिर्फ 3 प्रकार बताए हैं। तो ये 2 प्रश्न हमारे क्लियर हो जाते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपके प्रश्न आता है, यह सिंपल प्रश्न आता है कि संधि भेद कितने हैं, तो 3 जवाब देना है आपको। और यदि प्रश्न इस तरह से आता है कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि भेद कितने हैं, तो आपको यहां पर 5 जवाब देना होगा। यदि प्रश्न आता है भट्टोजी दीक्षित जी के अनुसार संधि के भेद कितने हैं, तब भी आपका जवाब 5 होगा। क्लियर है बात? अब यहां पर इन्होंने 5 कौन से माने हैं संधि के भेद, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह भी प्रश्न एक बार बन के आया है इस तरीका से कि निम्न में से कौन सा भेद संधि का भेद नहीं है। तो उसमें आपको 5 का पता होना चाहिए, अपने आप उसको ढूंढ लोगे। तो देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं इनके कौन कौन से भेद इन्होंने बताए हैं। देखिए इन्होंने 5 जो भेद बताए वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला तो वही सेम है जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने माना है, वो सेम इन्होंने भी माना है। क्या बताया? अच संधि। अच संधि का मतलब स्वर संधि। एक संधि तो ये हमारी हो जाती है। ये जो संधि है अच संधि, ये लघु सिद्धांत कौमुदीकार भी मानते हैं और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीकार भी इसको मानते हैं। अब इन्होंने यहां पर क्या किया है मित्रों, इन्होंने अच संधि के अंदर ही एक संधि और एक्स्ट्रा जोड़ दी, प्रकृति भाव। क्या? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। प्रकृति भाव का मतलब होता है कि जहां पर संधि कार्य प्राप्त हो रहा होता है लेकिन हम वहां पर संधि नहीं करते हैं, उस स्थिति को हम कहेंगे प्रकृति भाव। यानी संधि कार्य तो प्राप्त होता है, कोई ना कोई संधि कार्य प्राप्त हो रहा होता है, लेकिन हम वहां पर संधि काम नहीं करते हैं, उस स्थिति का नाम है प्रकृति भाव। यानी जैसा है उसकी जो प्रकृति है वही प्रकृति का भाव उसमें रहता है, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होता है। अभी हम आगे बात करेंगे, जब संधि पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से सारा कुछ बताया जाएगा। तो ये इन्होंने क्या किया है, जो हमारी स्वर संधि है, इसी स्वर संधि के अंदर इन्होंने एक संधि और दे दी है, प्रकृति भाव। सेकंड ग्रेड की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड में ये आपका भेद चलता है प्रकृति भाव वाला। ठीक है, मैं बताऊंगा, इसका सूत्र उसमें दिया हुआ है, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे तब आपके क्लियर हो जाएगा। अब देखो आगे इन्होंने तीसरा क्या बताया, तीसरा भेद इन्होंने बताया है यहां पर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि इन्होंने 3 नंबर भेद बताया है।
तो अच संधि हो गया, प्रकृति भाव संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, अब व्यंजन संधि के बाद में यहां पर चौथा भेद इन्होंने जो बताया वो बताया विसर्ग संधि। कौन सा बताया है? विसर्ग संधि। ठीक है, अब विसर्ग संधि के अंदर ही इन्होंने एक भेद और माना, उसको हम उपभेद मान सकते हैं। विसर्ग संधि के अंदर ही है, उसमें सुआदि कार्य होते हैं, तो इसलिए उसका नाम इन्होंने रख दिया स्वादि संधि। स्वादि संधि, क्या नाम रख दिया? स्वादि संधि। तो इस तरह देखिए मित्रों, यहां पर हमारे 5 भेद हो जाते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे 5 भेद हमारे हो जाते हैं। अच संधि हो जाता है, प्रकृति भाव, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। ठीक है, आपको हम एक बात बता देते हैं कि हमारे संस्कृत के अंदर संधि का एक अलग सिस्टम होता है। आप जैसे हिंदी में संधि पढ़ते हैं तो हिंदी में एक अलग उनका एक सिस्टम रहता है, लेकिन संस्कृत के अंदर क्या होता है मित्रों? संस्कृत के अंदर हम जैसा काम करते हैं, संस्कृत में हम जैसा काम करते हैं वैसा ही संधि नाम हो जाता है, वैसा ही संधि नाम हो जाता है। ये हमारे संस्कृत की एक विशेषता मान सकते हैं इसको हम। जैसा जैसा हम काम करते हैं उस काम के हिसाब से ही उसका नामकरण हो जाता है, ये आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर अच संधि का नाम दिया है, तो अच संधि से तात्पर्य है अच को हम स्वर भी कहते हैं, तो यहां पर स्वरों के साथ स्वरों का ही यहां पर मेल होता है, यानी स्वरों के साथ स्वर ही मिलेंगे इसमें, और कोई नहीं आएगा इसमें। तो इसका मतलब हो गया कि उसको हम स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर का दूसरा नाम अच है, इसलिए उसको हम अच संधि नाम दे दिया। इसके बाद में है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसी प्रकृति उसकी होती है सेम यूं की तो ही उसमें रह जाता है, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं आता है, इसलिए नाम हो जाता है प्रकृति भाव। समझे कि नहीं? इसी तरह व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि के अंदर हमारा काम जो होगा व्यंजनों से होगा। व्यंजनों के साथ में स्वर भी मिल सकते हैं और स्वर के साथ व्यंजन भी यहां पर मिल सकते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा व्यंजन संधि। ऐसे उसके बाद में विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि के अंदर क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर काम होते हैं। अब विसर्ग के स्थान पर क्या कार्य होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मुख्य रूप से जो विसर्ग के स्थान पर काम होते हैं वो हमारे लगभग 5 तरह के काम हैं विसर्ग के स्थान पर। तो यहां पर देखिए हमारे जो विसर्ग संधि है, इस विसर्ग संधि के अंदर मुख्य रूप से 5 कार्य हम मानते हैं। मुख्य रूप से 5 कार्य इसमें माने जाते हैं। कैसे? एक तो होता है इसमें सत्व कार्य, ठीक है, एक होता है इसमें उत्व कार्य, एक होता है इसमें रुत्व कार्य, ठीक है, एक होता है इसमें लोप कार्य, हो गया आपका लोप। इसके बाद में 5वां होता है हमारा विसर्ग लोप दीर्घ संधि। लोप, विसर्ग लोप दीर्घ संधि ऐसे नाम हम दे सकते हैं। विसर्ग लोप दीर्घ संधि, ठीक है, विसर्ग लोप दीर्घ संधि ऐसा हम इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता दिया कि जैसा काम होता है वैसा ही यहां पर नामकरण हो जाता है। मैं बताऊंगा आगे जब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो विसर्ग संधि के अंदर ये सारे काम हम पढ़ेंगे। अब यहां पर स्वादि संधि एक अलग से नाम दिया है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, तो सुआदि जितने भी हमारे काम होंगे वो इस स्वादि के अंदर होंगे, उनको हम स्वादि में पढ़ेंगे। है वैसे तो देखा जाए तो विसर्ग संधि का ही एक हिस्सा है, विसर्ग संधि के अंदर ही ये आता है, कोई अलग से नहीं है। तो इसमें उन कामों को हम अलग कर देंगे जो सुआदि से रिलेटेड काम होंगे, हमारे सु से रिलेटेड, वो सब इसमें हमारे आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, या हम यूं कहें कि भट्टो दीक्षित जी के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक, क्लियर है सबके? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका लिख सकते हैं। चले तो चलिए मित्रों अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब हमने भेद की बात कर ली है, भेद आपके सबके क्लियर हो गया है। अब हम आपको आगे बता रहे हैं स्वर संधि के बारे में। चलिए यहाँ पर आप टॉपिक डालेंगे स्वर संधि, सभी लिख लेंगे। स्वर संधि, इसका दूसरा नाम है अच संधि। क्या है? अच संधि। ठीक, अब देखिए यहां पर सामान्य सी जानकारी तो यह है कि जो हमारी स्वर संधि होती है, इस स्वर संधि के अंदर जो मेल होगा या संधान होगा वो स्वरों के साथ में होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। आप यूं समझिए, देखिए एकदम सीधा सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो हम इसमें विच्छेद करेंगे,
संधि विच्छेद करेंगे, जब हम किसी पद को तोड़ेंगे, उसका टुकड़ा करेंगे हम, तो इसमें क्या होगा कि हम इस तरह से प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो यहां पर एक पद होता है हमारा पूर्व वाला और इधर होता है एक पद हमारा उत्तर वाला, यानी कि बाद वाला, दो पद हमारे होते हैं इसमें। तो यहां पर देखेंगे इधर भी आपका स्वर रहेगा और इधर भी आपका स्वर रहेगा, दोनों ही स्थितियों में यहां पर आपको स्वर मिलने वाला है, दोनों ही स्थितियों में स्वर मिलेगा। जैसे मान लो कि इधर आपका स्वर है, इधर भी आपका स्वर है, ऐसे मिलेगा आपको, यहां स्वर और यहां स्वर, दोनों ही स्थितियों में आपको स्वर ही मिलेगा। अब यहां पर स्वर आपको पता है कि जैसे 9 स्वर हैं हमारे, ठीक है, मुख्य जो हमारे स्वर हैं वो 9 स्वर हैं हमारे इसके माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, तो यहां पर 9 स्वर में से कोई भी स्वर हो सकता है। इसी तरह यहां पर भी 9 स्वर में से कोई भी स्वर हो सकता है। अब इनको आपस में मिलाने के कुछ नियम होते हैं, ऐसे नहीं कि भाई अपनी मर्जी से कैसे भी मिला दिया आपने, ऐसा नहीं होता है। इनको जब मिलाएंगे, इनका जब संधान करेंगे तो कुछ नियम होते हैं। जैसे पहले राजा महाराजाओं में आपस में संधि हुआ करती थी तो उनका एक कॉन्टैक्ट होता था, उनमें कुछ शर्त होती थी कि भाई ये हमारी शर्त रहेंगी तभी हम आपस में मिल सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी इनकी कुछ शर्त होती है, तभी इनका हम आपस में मेल कर सकते हैं, तभी इनका हम आपस में संधान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम स्वर लिखते हैं। यहां पर पहले मैं एक बार स्वर बता रहा हूं आपको, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा इसको समझना। देखिए स्वर क्या है या कौन कौन से हैं, पहले एक बार ये देख लीजिए आप। ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। ठीक, ये हमारे 9 स्वर हो जाते हैं। अब प्रयोग की दृष्टि से हम देखें तो इनका दीर्घ रूप भी हम मतलब देखते हैं, यानी दीर्घ रूप भी हमें प्राप्त होता है। तो यहां पर इसका दीर्घ रूप हो जाएगा, यहां पर दीर्घ रूप हो जाएगा, यहां पर ऊ का दीर्घ रूप हो जाता है और यहां पर आपका री का दीर्घ रूप हो जाता है। अब इनको यदि हम सबको जोड़ते हैं तो हमारे टोटल हो जाते हैं 13 स्वर। कितने? 13 स्वर हो जाते हैं टोटल, ऐसे लिख देते हैं 13। ठीक है, ये हमारे 13 स्वर हो जाते हैं मित्रों। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 स्वर हैं। अब आप स्वर संधि के अंदर सिर्फ इन्हीं को आप देखोगे, इनके अलावा कोई भी स्वर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर है ही ये, इसके अलावा आएगा कहां से बताइए आप। तो इनका आपस में मेल करना है। अब मेल करने के लिए कुछ नियम हैं, उनको हम संधि नियम कहते हैं। यही हमारी स्वर संधि है। बात समझे आप? तो स्वर संधि के अंदर आप लिख सकते हैं कि स्वर संधि के अंदर स्वरों का मेल स्वर वर्णों के साथ ही होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब बात आती है कि भाई स्वर संधि के अंदर हमारी कितने प्रकार की संधि होती है। वैसे इस तरह का सवाल कभी आया नहीं है और आने की संभावना भी बहुत कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अंदर ऐसा कभी भी फिक्स नहीं किया गया है कि स्वर संधि के अंदर इतनी संधि चलती हैं, व्यंजन संधि के अंदर इतनी संधि चलती हैं। आपके ऐसा कभी भी फिक्स नहीं किया गया और फिक्स हो भी नहीं सकता। कारण ये है कि इसके अंदर कोई फिक्स तो संधि बताई नहीं गई है। हमने आपको पहले भी कहा कि संस्कृत के अंदर जैसा हम काम करते हैं सूत्र इत्यादि के माध्यम से, उसी के आधार पर उसका हम नामकरण कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि हम ई के स्थान पर ये करते हैं, वे करते हैं, ऊ के स्थान पर, री के स्थान पर रे करते हैं, री के स्थान पर ले करते हैं, मतलब हम यण आदेश करते हैं, यानी एक के स्थान पर हमने यण कर दिया, ये आदि कर दिया, तो इसका मतलब उसको यण संधि नाम दे दिया हमने। इसके बाद में हम जैसे अयादि संधि पढ़ते हैं तो अयादि संधि में हम ए को अय कर लेते हैं, ओ को अव कर लेते हैं, ऐ को आय कर लेते हैं, औ को आव कर लेते हैं, तो वहां पर हम अयादि आदेश करते हैं, यानी अय और आदि आदि आदेश हम उसमें कर लेते हैं, इसलिए उसका नाम अयादि हो जाता है। इस तरह से जैसा जैसा हम काम करते हैं वैसा वैसा नाम यहां पर हो जाता है। तो इसलिए यहां पर फिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नियम उपनियम भी होते हैं, कुछ वार्तिक भी होते हैं। अब वार्तिक के अंदर कोई मान लो संधि का काम हो गया तो उसका एक अलग ही संधि का नाम हो जाएगा। इसलिए इसको हम फिक्स नहीं कर सकते कि इसमें 8 संधि चलती है कि 7 संधि चलती है कि 10 संधि चलती है, ऐसा नहीं होता। ऐसा सवाल आएगा भी नहीं आपके, ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सूत्र बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, उपनियम भी आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको वार्तिक भी मिल जाएंगे, और उस वार्तिक में जो भी काम होगा वो संधि का नाम हो जाएगा फिर।
तो कैसे फिक्स करोगे आप? ऐसे फिक्स नहीं हो सकता इसमें। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर हम 8 प्रकार की संधि पढ़ेंगे मित्रों, 8 प्रकार की संधि। इस स्वर संधि के अंदर हम 8 प्रकार की संधि पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। सिलेबस के अंदर आपको डायरेक्ट सूत्र का नाम दिया हुआ है, उसमें आपसे कहा गया है कि संधि और संधि विच्छेद आपको यहां पर सीखना है। इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यानी एक तो आपसे पूछा जा सकता है संधि विच्छेद, ठीक है, यानी आपसे पूछ सकते हैं संधि विच्छेद, ठीक है, संधि विच्छेद। एक सवाल तो इस तरह से पूछ सकते हैं, और एक पूछ सकते हैं संधि युक्त पद, संधि युक्त पद, यानी संधि विच्छेद देकर के संधि युक्त पद बनवा सकते हैं, या कोई संयुक्त पद है उसका आप संधि विच्छेद आपसे करवा सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल और यहां से बन जाता है, सूत्र भी यहां से पूछ लिया जाता है। कोई भी संधि है उसका सूत्र आपसे पूछ सकते हैं कि इस सूत्र का उदाहरण बताइए, या फिर यह है उदाहरण किस सूत्र से संबंधित है, या फिर मान लो कोई कंडीशन दे दी यहां पर प्लस करके संधि विच्छेद करके, और यहां पर पूछ लिया कि यहां पर यह आदेश फलाना आदेश किससे होता है, या फिर यहां पर कौन सी संधि होती है। इस तरह के आपके यहां पर सवाल बन जाते हैं। तो कुल मिला के हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब यहां पर मैं आपको 8 संधि नाम बता रहा हूं, जो कि यहां पर हम उनको पढ़ेंगे, सीखेंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम देखते हैं कि स्वर संधि के अंदर हमारी 8 संधि कौन कौन सी हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। चलिए एक एक का नाम देख लेते हैं और थोड़ी थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए मित्रों, यहां पर आप देखेंगे, मैं इन्हीं के आधार पर बताऊंगा आपको, जो मैंने इसीलिए यहां पर स्वर लिखे हैं। देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले हमारा स्वर आ रहा है ए, ई, उ, री, री, ये हमारा स्वर आ रहा है। तो इन्हीं को सबसे पहले हम शामिल करते हैं, सबसे पहला काम इन्हीं का करते हैं। तो इनका मतलब ये है कि यहां पर हम सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। देखिए सवर्ण दीर्घ संधि। अब जैसे मान लो ये हमारा ए है और ये आ है, ये दोनों आपस में सवर्ण है। ठीक है, सवर्ण संज्ञा किसकी होती है और कैसे होती है वो मैं आपको बता चुका हूं। जब हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा है तो ये सारी चीज आपको पहले ही बता दिया है, इसीलिए क्योंकि आपके लिए आवश्यकता पड़ने वाली थी यहां पर, इसलिए उनको पहले से ही समझा चुके हैं हम। तो वो आप जरूर देखना, वीडियो नहीं देखा है तो। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस पर आपको लगातार क्लास हम उपलब्ध करवा रहे हैं, तो एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इनको हम मिलाएंगे, सवर्ण दीर्घ संधि करेंगे, तो ये आपके ए, ई, उ, री, ली वर्ण हमारे इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं, गुण संधि पढ़ते हैं। गुण संधि, गुण संधि, ठीक है। गुण संधि में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये ए हो गया, ठीक है, इधर आपका अ, ई, उ, री और लरी। देखिए हमने अभी आपसे क्या कहा, सवर्ण दीर्घ के अंदर, सवर्ण दीर्घ के अंदर हमने कहा कि भाई ये हमारे जो स्वर हैं 5 स्वर, इनके बाद में यानी इनको हम कहेंगे अक। क्या कहेंगे इनको? अक। अक के बाद में यानी इन स्वरों के बाद में यदि सवर्ण स्वर मिलता है, सवर्ण, तो यहां पर आपकी सवर्ण दीर्घ हो जाता है। ठीक है, सवर्ण दीर्घ संधि हम कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए हमने 2 नंबर पे लिखा है गुण संधि। तो गुण संधि में हम क्या करते हैं, देखिए ये जो ए है, इस ए को हम नीचे लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, और इसमें हम प्लस कर देंगे ई, उ, री और लरी। देखो सिस्टम देखिए, आप एक बार सिस्टम समझो, आप दिमाग में फिट करो। हमने किया क्या है, सवर्ण दीर्घ के अंदर हमने 5 लिख दिए। अब इसमें गुण संधि में हमने क्या किया है, ए में प्लस करके हमने 4 जोड़ दिए। इसका मतलब हुआ कि ए के बाद में यहां पर आ भी शामिल हो सकता है, और यहां पर आपका ई भी शामिल हो सकता है, यहां पर आपका दीर्घ उ भी हो सकता है, और री का दीर्घ हो सकता है। री का दीर्घ कभी होता नहीं है। ठीक, तो ये हमारी कंडीशन हो गई इस तरह की। ये हम प्लस का चिन्ह इतना बड़ा बना सकते हैं, देखिए अब। तो इसका मतलब हो गया मित्रों कि ए या आ के बाद यदि ई मिलता है तो इन दोनों के स्थान पर हम गुण कर देते हैं और गुण में हो जाएगा ए। ऐसा आपको समझना होता है गुण संधि के अंदर। अब ये देखिए कितनी वैज्ञानिक तरीका से बनाया गया है सिस्टम पूरा।
समझ गए बात को? मैंने कुछ किया नहीं है, यहां से लिखा है मैंने और हमारी गुण संधि में हम प्रवेश कर चुके। ठीक, यहां पर हमने बना लिया ए, इसी तरह यहां पर हम बना लेंगे ओ। ठीक है, यहां बना लेंगे हम अर क्यों बनाया हम बताएंगे आपको। यहां बना लेंगे अल, ये हमारी गुण संधि में हो गए ए ओ अर और अल। इस तरह से हम यहां पर समझ चुके हैं। ठीक है, आगे चलिए, अगली हम संधि पढ़ेंगे फिर वृद्धि संधि। वृद्धि संधि पढ़ेंगे फिर। अब देखिए वृद्धि संधि में क्या होगा मित्रों, वृद्धि संधि के अंदर देखिए ये तो यूं की तो आ ही जाएंगे आपके, ये वाले ए या आ तो यूं की तो ही रहेगा। ठीक है, और ये बीच वाला जो मैटर है ये गायब हो जाएगा ऐसे, और ये आपके हट जाएंगे, केवल आपके यहां पर ए और ओ बच जाएगा। ठीक है, ए और ओ बच जाएगा और इनका दीर्घ रूप भी शामिल हो जाएगा। तो ए का दीर्घ यहां मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, ए का आपका दीर्घ आई, यहां पर ओ का औ हो जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए? तो हमने कुछ किया नहीं है, जैसा पहले से आ रहा था उसी को हम बता रहे हैं यहां पर। तो ए या आ में यदि हम ए जोड़ते हैं तो यहां पर हमारी संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। जैसे आप लिखते हैं ना सदा धन एव, देखिए यहां पर आ इधर ए, देखो यहां पर आ इधर ए, तो यहां पर हम बनाते हैं कि नहीं सदैव, इस तरह से ऐसे बना लेते हैं तो हमारी वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है ना, तो हमारी सवर्ण दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे यण संधि। क्या है? यण संधि। ठीक है, अब यण संधि में हम क्या करते हैं, एक के स्थान पर, अब एक में क्या आएगा आपका ई उ रील री, ई उ रील री, ये एक है हमारा। एक में हमारे 4 वर्ण आते हैं तो हम एक को छोड़ देंगे और ऊपर से हम 4 वर्णों को ले लेंगे। तो एक के स्थान पर हम यण कर देंगे, यानी ई को हम ये कर लेते हैं, उ को वे कर लेते हैं, री को रे और री को ले कर लेते हैं। तो ये हम यण संधि में करते हैं सब। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अयादि संधि। अयादि संधि, अब देखो अयादि संधि में क्या किया है, देखिए आप सिस्टम को। अयादि संधि में कुछ नहीं है, अयादि संधि के अंदर हम क्या करेंगे, ये ए आई जो हम पढ़े थे अभी, ए आई ओ औ, इनको हम पहले ले लेंगे, इनको हम पहले ले लेंगे। कहने का मतलब उल्टा सिस्टम कर देंगे हम इसका, यानी इनको हम पहले ले लेंगे और बाद में हम स्वर इधर दे देंगे। यानी इनके बाद में यदि स्वर मिलेगा इस तरह से, देखिए इस तरह स्वर मिलेगा या ओ या औ, इसके बाद इन दोनों के बाद में यदि स्वर मिलता है यहां पर, ठीक है, इधर यदि हमें स्वर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर अयादि संधि कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा उदाहरण, जैसे ने है और अनम है ऐसे। ठीक है, तो यहां पर आपका देखिए ए आ रहा है इसमें, तो हमने कहा कि ए आ रहा हो और बाद में स्वर हो, तो यहां पर आपका स्वर है तो ए के स्थान पर आय हो जाएगा, बन जाएगा नयनम। इस तरीका से शयनम भवनम, इस तरीके से बन जाते हैं आपके रूप। इस ठीक है, ये हमारी 5 संधि हो जाती हैं। इसके बाद में आगे चलिए, इसके बाद में देखिए 5 संधि के बाद में हम पढ़ेंगे पररूप संधि, 6वीं पररूप संधि। ठीक है, पररूप संधि। इसके बाद में 7वीं पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। ठीक है, पूर्व रूप संधि हो जाएगी हमारी 7वें नंबर की। और लास्ट हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी 8 से मित्रों यहां पर हमारी 8 संधि पूरी हो जाती है। 8 संधि हमने आपको नाम बता दिए। यहां पर देखिए अयादि संधि के बाद में पररूप संधि हम पढ़ते हैं। पररूप संधि के अंदर पर वाला रूप हमारा हो जाता है। ठीक है, आपने इसमें पढ़ा होगा एंगी पर रूपम, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा इसमें शकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम। इसके बाद में पूर्व रूप संधि है एंग पदांता दति। इसके बाद में प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि में क्या होता है, संधि कोई, और इसमें हमारी 8वें नंबर पे है प्रकृति भाव संधि, अर्थात कोई भी संधि कार्य नहीं होना भी एक प्रकार से संधि है हमारी। ऐसे आप देखिए, सोच रहे होंगे यार ये कौन सी बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी संधि कार्य नहीं होना भी संधि है। यहां पर कोई भी कार्य नहीं होता है, जैसी उसकी प्रकृति होती है उसी रूप में उसको
छोड़ दिया जाता है तभी उसका नाम है प्रकृति भाव संधि। ये 8 संधि हम पढ़ेंगे स्वर संधि के अंदर। सेकंड ग्रेड के अंदर हमारी यही संधि चलेंगी क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हमारे सूत्र दिए गए हैं। अब इसमें जो सूत्र दे रखे हैं उनको तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके अलावा जो सूत्र इसमें नहीं दिए हैं आपके सिलेबस में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, जिनको हमें बताना चाहिए, जो अपवाद के रूप में पूछ लिए जाते हैं, वो भी आपको यहां पर बताए जाएंगे दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि भाई जो आपको सिलेबस में दे रखा है उन्हीं को आप पढ़ना है, उन्हीं से आएगा सवाल, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिलेबस में नहीं दी हुई हैं, लेकिन वो सिलेबस से जुड़ी हुई होती हैं, वो हमें समझना होता है, उसको हमें पढ़ना होगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बन सकता है। यही तो बात है समझने की, ठीक है। तो ये हमारी 8 संधि का हम अध्ययन करेंगे। सवर्ण दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि, और ये पररूप, पूर्वरूप, प्रकृति भाव क्या होता है, ये हमने आपको सब कुछ बता दिया है। प्रकृति भाव में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं प्रकृति भाव कब स्थिति बनती है। प्रकृति भाव के लिए यहां पर कोई भी स्वर होना चाहिए बाद में, और यहां पर आपको 2 शर्तें हैं हमारी, मुख्य रूप से हमारी 2 शर्त होती है। इधर स्टार्टिंग में हमें 2 चीज चाहिए। एक तो है हमारा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर हो इधर, ठीक है, कोई भी हमारा इधर प्लुत स्वर हो, या फिर हमारा प्रगृह्य संज्ञक कोई भी वर्ण है, प्रगृह्य संज्ञक, ठीक है, प्रगृह्य संज्ञक हो, उसके बाद में कोई भी स्वर हो, या फिर यहां पर प्लुत स्वर हो और आगे कोई भी स्वर हो, तो ऐसी स्थिति में यहां पर हम करेंगे प्रकृति भाव संधि, अर्थात यहां पर कोई भी संधि कार्य नहीं किया जाएगा। हालांकि यहां पर संधि प्राप्त होगी, लेकिन उस संधि को यहां पर हम नहीं करेंगे, संधि के कार्य को रोक दिया जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं यहां पर, जैसे हरि रूप है, हरि, ठीक है, तो हम यहां पर हरि का द्विवचन का रूप लिख रहे हैं, हरि, हरि हरय है, हरि एतौ। अब देखो हरि एतौ, इस तरह का हमारा ये रूप है मित्रों। अब यहां पर हमारा संधि कार्य प्राप्त हो रहा है, संधि कार्य प्राप्त हो रहा है। यहां पर कौन सा संधि कार्य हो सकता है हमारा? अब देखो यहां पर हमारी जितनी भी संधि है उनमें से कौन सी संधि लग सकती है? सवर्ण दीर्घ संधि बिल्कुल नहीं लगेगी, गुण संधि नहीं लगेगी, वृद्धि संधि नहीं लगेगी, यण संधि, देख बताओ यण संधि लग सकती है क्या? यण संधि, देखिए यण संधि ये कहती है कि एक है हमारा, एक के स्थान पर यण आदेश होता है, ठीक है, बाद में असमान स्वर होना चाहिए, बिल्कुल काम कर जाएगी दोस्तों। कैसे कर जाएगी? देखिए यहां पर ये हमारा इक में आता है और ये हमारा असमान स्वर है, तो ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। यहां पर यण संधि हमारी काम कर रही है, यण संधि हो सकती है, लेकिन यहां पर यण संधि नहीं की जाती है, इसीलिए यहां पर प्रकृति भाव संधि हो जाती है। ऐसे आपको समझना होगा। तो ऐसे करके हमने एक सामान्य सी जानकारी आपको यहां पर दी है संधि के भेदों से संबंधित। यदि कोई भी प्रश्न आता है तो आपका बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता रहनी चाहिए, एकदम साफ सुथरा आपका होना चाहिए। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सवाल आता है तो आपको 3 उत्तर देना है। यदि सामान्य सवाल आता है संधि भेद कितने हैं तो आपको 3 उत्तर देना है। यदि आपका सवाल आता है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं तो आपको 5 जवाब देना है। 5 में कौन कौन से हैं वो आपको हमने बता दिया है। प्रकृति भाव और स्वादि 2 नाम एक्स्ट्रा हैं, बाकी तो 3 संधि जो हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक वो की वही उसमें शामिल हैं दोस्तों। इसके बाद में स्वर संधि के अंदर हम कौन कौन सी संधियों का अध्ययन करेंगे वो मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर बताया है। आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ये सब है, मैं फर्स्ट ग्रेड को भी साथ साथ में लेके चलूंगा, ठीक है, लगभग दोनों का कवर हो जाएगा आपका। तो दोनों जो हमारे साथी हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए वो आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं, आपको निश्चित रूप से इससे फायदा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं चाहे सेकंड की कर रहे हैं, दोनों के लिए आपके लिए ये बराबर समान रूप से उपयोगी ये हमारा मैटर रहेगा, क्योंकि मैं दोनों को यहां पर शामिल करके चल रहा हूं। तो ये हमारी आज की क्लास संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों बताइए आज की क्लास कैसी लगी आपको? तो निश्चित रूप से आप कमेंट करना और कमेंट में जी जरूर बताना कि आज की हमारी क्लास कैसी लगी। कोई भी आपको यदि सवाल पूछना है, किसी भी तरह का आपका यदि सवाल है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखना और क्लास के बारे में आप जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, फटाफट जाइए अभी और मोबाइल एप्लीकेशन को अभी आप डाउनलोड करो। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है मिशन संस्कृत ज्ञान, ठीक है, मैं यहां पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये देखिए यहां पर लोगो दिख रहा है इसका, इस लोगो को देख लीजिए आप और प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। उस पर आपको टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर फ्री मिल जाएंगे, कुछ कोर्स वहां पर आपको पेड भी हैं, लेकिन बहुत सस्ते और बहुत अच्छे वहां पर हम उपलब्ध आपको करवा रहे हैं। तो आप जाइए वहां से आप ज्वाइन करिए, क्लासेज देखिए, फ्री क्लासेज देखना चाहे तो फ्री क्लासेज आप देख सकती है, और नोट्स वगैरह देखना चाहे तो आप नोट्स भी वहां से
पढ़ सकते हो दोस्तों। और यहाँ हम आपको क्लास लगातार दे ही रहे हैं, यहाँ से आप अध्ययन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत करिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।